बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स आपको मिलेगी थलोचन फार्मिक्स पर। आज हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल और उसके 7 मुकम्मल फेजेस को डिस्कस करेंगे। सो वॉच टिल द एंड टू अंडरस्टैंड इट। कार्डियक साइकिल, द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट आर कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। आसान लफ्जों में बोलूं तो हमारा दिल 1 मिनट में औसतन 72 मरतबा धड़कता है, यानी 0.8 सेकंड्स में 1 मरतबा धड़कता है। उसकी एक बार की धड़कन को खोलकर बयान करना कि कैसे उसकी धड़कन के दौरान दिल के अंदर ब्लड फिल और इजेक्ट होता है, बोलूं तो दिल की एक धड़कन के डिफरेंट इवेंट्स को डिस्कस करना कार्डियक साइकिल कहलाता है। एक कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड्स पर मुश्तमिल होता है, इसके कुल 7 फेजेस होते हैं, जिनमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आइसोवोलोमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, रैपिड फीलिंग और रिड्यूस्ड फीलिंग शामिल हैं। सो वन बाय वन इन 7 फेजेस को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हार्ट की पिक्चर आप लोगों के सामने वाज़े कर देता हूँ। आप सबको इस बात का बाखूबी इल्म होना चाहिए कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें से राइट साइड वालों को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहते हैं, जबकि लेफ्ट साइड वाले चैम्बर्स को लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड वेन्स के थ्रू आता है, जबकि हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड आर्टरीज के थ्रू जाता है। इस बात का पता होना भी जरूरी है कि राइट एट्रियम में ब्लड मेनली हमारी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आता है, जो कि हमारी बॉडी के अपर और लोअर ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक ले आती हैं। और इसी तरह पल्मोनरी वेन्स बॉडी से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ले आती हैं। जो हमारी बॉडी से आने वाला ब्लड हमारे हार्ट में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आकर अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लड बढ़ना शुरू होता है तो हमारे एट्रियम का प्रेशर हमारे वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान पाए जाने वाले वाल्व्स, जिनको हम ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व कहते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एट्रियम्स का प्रेशर बनिस्बत वेंट्रिकल्स के ज्यादा हो जाता है और वो ब्लड जो लेफ्ट और राइट एट्रियम में अकुमुलेट हुआ था 80% तक बगैर किसी फोर्स, कंट्रैक्शन या स्क्वीजिंग के हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर दाखिल हो जाता है। अब हम बात करते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की, जो कि हमारे कार्डियक साइकिल का फेज नंबर 1 है। हमने इसका नाम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इसलिए रखा क्योंकि इसमें हमारे एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दोनों एट्रियम्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक स्क्वीजिंग फोर्स लगती है, जिससे कि रहा सहा 20% ब्लड जो कि एट्रियम्स में मौजूद था वो भी हमारे वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाता है। किसकी मदद से? ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व के थ्रू। याद रहे कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी की वाल्व और हमारे आयोटा का वाल्व इस टाइम क्लोज है। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है हमारा फेज नंबर 2, जिसे हम आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ये फेज अपने नाम से ही अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में इकट्ठा हो जाता है और ब्लड की अकोमुलेशंस की वजह से हमारी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स का प्रेशर लेफ्ट और राइट एट्रियम के प्रेशर से बढ़ जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर एट्रियम से बढ़ता है, तो जो वाल्व खुले हैं हमारे पास, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, तो ब्लड उससे बैक फ्लो करने की कुछ ना कुछ ब्लड वेंट्रिकल से दोबारा एट्रियम्स के अंदर यानी बैक फ्लो करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश की सूरत में हमारे ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमारा ब्लड आगे को फोर्स या प्रेशर लगाएगा तो वाल्व्स ओपन होंगे, और जब भी बैक फ्लो करेगा तो वाल्व्स क्लोज होंगे। बिल्कुल इसी तरह प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से जैसे ही हमारे वेंट्रिकल से ब्लड ने बैक फ्लो की कोशिश की, तो हमारे मिट्रल और हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेज नंबर 2 में हम कार्डियक साइकिल के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि जब ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर अकोमुलेट हुआ है और हमारे चारों के चारों वाल्व्स क्लोज है, यानी मिट्रल वाल्व, हमारा पल्मोनरी वाल्व, हमारा आयोटिक वाल्व और हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। चारों वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से हमारे वेंट्रिकल्स किसके तौर पर एक्ट करेंगे? एज अ क्लोज्ड चैम्बर के तौर पर एक्ट करेंगे। और जैसा कि इस फेज का नाम है आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन इतना प्रेशर नहीं होगा हमारे वेंट्रिकल्स के पास कि उसका प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाए ऑर्टिक वाल्व से ज़्यादा, और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो जाए पल्मोनरी आर्टरी से ज़्यादा, तो उनके वाल्व्स ओपन करके ब्लड को वहाँ आउटफ्लो कर दें। नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ एज अ क्लोज चैम्बर जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका प्रेशर पहले से ज़्यादा बढ़ेगा ज़रूर। लेकिन यह है कि इस फेज नंबर 2 में वेंट्रिकल्स ने बैक फ्लो यानी
लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम वाले वाल्व्स तो क्लोज कर दिए, उसके साथ साथ इतना प्रेशर भी जनरेट नहीं कर सका कि वो आउटफ्लो वाले वाल्व्स को ओपन कर सके, यानी ऑर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरी के वाल्व्स को ओपन कर सके। ठीक है, इस वजह से हम इस फेज को कहते हैं आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उनका वॉल्यूम सेम है क्योंकि ब्लड ना बैक फ्लो कर रहा है ना ही आउटफ्लो कर रहा है। फेज नंबर 3 जिसे हम रैपिड इजेक्शन फेज या फिर रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन फेज भी कहते हैं। इस फेज में हमारे वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर और हमारे आयोटा के प्रेशर से, जिससे होता क्या है कि वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड रैपिडली मूव करता है वेंट्रिकल से, किससे, राइट वेंट्रिकल से मूव करेगा पल्मोनरी आर्टरी में और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करेगा हमारे आयोटा में। इसके बाद होगा क्या कि कुछ वक्त के लिए तो रैपिड इजेक्शन होगी, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड हमारा मूव कर जाएगा आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, तो ऑब्वियसली जब ब्लड मूव करेगा तो वो जो इकट्ठे होने की फोर्स ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर लगाए रखा था, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स या फिर प्रेशर जो वाल्व्स के ऊपर लगाए रखा था, जब उसके अंदर वो ब्लड आगे मूव कर जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड का प्रेशर भी वेंट्रिकल्स के अंदर कम हो जाएगा। सो इस वजह से हम बात करेंगे फेज नंबर 4 की, जिसे हम कहते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। प्रेशर के कम होने की वजह से इस फेज में हमारे पास वेंट्रिकल से इजेक्शन तो होगी, ब्लड मूव तो करेगा पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में, लेकिन अब कैसे करेगा, स्लोली मूव करेगा, यानी कि रिड्यूस्ड इजेक्शन होगी। एक बात याद रखिएगा कि अच्छा स्टूडेंट वही है जिसको मालूम हो कि जबकि हम उन फेजेस की बात कर रहे हो जिनमें हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारे पास इजेक्शन हो रही है ब्लड की वेंट्रिकल से आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, तो उसको मालूम हो कि उस दौरान हमारे एट्रियम्स में क्या हो रहा है, तो याद रखिएगा हमारे एट्रियम्स फिल हो रहे हैं। जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान के वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं ना, जिसे हम ट्राइकस्पिड या मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, जब वो क्लोज हो जाते हैं तो हमारा एट्रियम एज अ क्लोज चैम्बर, एज अ रेजरवायर, एज अ टैंक एक्ट करता है और वो वीनस ब्लड जो उसके पास आता है लंग से, उसको एज अ टैंक स्टोर करता रहता है और अपना प्रेशर इंक्रीज करता रहता है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये प्रेशर कब इस काबिल होगा कि वो दोबारा एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स यानी मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व को ओपन करेगा और एक बार फिर हमारे पास क्या होगा, वेंट्रिकल्स फिल होंगे। खैर कार्डियक साइकिल के फेज नंबर 4 में हमने ये पढ़ा कि स्लो इजेक्शन होती है किससे, वेंट्रिकल से हमारे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। अब होगा क्या कि फेज नंबर 5 जिसे हम आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज भी कहते हैं, होगा क्या कि जब सारा ब्लड, तकरीबन सारा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ ब्लड हमेशा वेंट्रिकल्स में रहता है, जितना कि ब्लड हमारे वेंट्रिकल से हमारे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो प्रेशर ऑब्वियसली आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी का बढ़ जाएगा। अब होगा क्या कि जब प्रेशर आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी का बढ़ेगा और वेंट्रिकल्स का कम होगा तो हमारे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में से कुछ ना कुछ ब्लड बैक फ्लो करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि जब भी बैक फ्लो करने की कोशिश की जाती है तो हमारे वाल्व्स क्लोज होते हैं और जब आउटफ्लो करने की कोशिश की जाती है तो वाल्व्स ओपन होते हैं। जैसे ही आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा तो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी जो कि वेंट्रिकल्स में उनके वाल्व्स कनेक्ट हैं, वो वाल्व्स शट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और एक मरतबा फिर हमारे वेंट्रिकल्स एक क्लोज चैम्बर के तौर पर एक्ट करेंगे। और इस फेज को हम क्या कहते हैं, आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, यानी रिलैक्सेशन फेज नाम से जाहिर है कि इस फेज में भी ऐसे ही होगा कि एट्रियम वाले हमारे जो वाल्व्स हैं वो भी क्लोज हैं और हमारी ये जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा वाले वाल्व्स हैं वो भी क्लोज हैं। सो एक मरतबा फिर हमारे वेंट्रिकल्स एक क्लोज चैम्बर के तौर पर एक्ट करेंगे और इस मरतबा वो रिलैक्स करेंगे, जबकि पिछली मरतबा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। सो इस आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज यानी कि फेज नंबर 5 में डाउन हो रहा है प्रेशर, रैपिडली कम हो रहा है हमारे वेंट्रिकल्स का, क्योंकि कोई भी ब्लड नहीं आ रहा और आउटफ्लो भी कुछ नहीं है। सो और ब्लड भी सारा आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में तकरीबन मूव हो चुका है। सो इसका प्रेशर रैपिडली डाउन होगा, लेकिन अभी भी इस फेज में याद रखिएगा इतना प्रेशर इसका कम नहीं है कि एट्रिया में जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो भी एक प्रेशर अकोमुलेट हो रहा है ना ब्लड, तो प्रेशर होगा एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स पर प्रेशर होगा क्योंकि एट्रियम में ब्लड आ रहा है, वीनस ब्लड आ रहा है, लंग से इकट्ठा हो रहा है। लेकिन इस फेज में वेंट्रिकल्स का प्रेशर रैपिडली कम हो रहा है, लेकिन इतना कम नहीं है कि वो
प्रेशर जो कि एट्रियम्स का प्रेशर है वो वेंट्रिकल से ज़्यादा हो जाए और वाल्व ओपन हो जाए, कौन से, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व ओपन हो जाए और एट्रियम दोबारा क्या करे, वेंट्रिकल को फिल करे। देखो पिछले फेजेस के इंजेक्शन के बावजूद भी वेंट्रिकल्स में ब्लड रह जाता है और उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन अब मैं बात कर रहा था आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज की, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इतना प्रेशर कम नहीं होता कि हमारे एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स ओपन हो जाए। लेकिन फेज नंबर 6 की बात करें तो हमारे वेंट्रिकल्स का प्रेशर इस हद तक कम हो जाता है और एट्रियम्स का प्रेशर इस हद तक बढ़ जाता है कि वो आउटफ्लो करें, उस ब्लड एट्रियम्स में मौजूद ब्लड प्रेशर एक्ट करे, प्रेशर डाले किस पर, उस वाल्व्स पर, किन पर, जो एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स हैं, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व्स हैं उन पर प्रेशर डाले और यूं वो वाल्व ओपन होंगे। और फेज नंबर 6 को हम क्या कहेंगे, रैपिड फिलिंग फेज। इस फेज में क्या होगा कि हमारे एट्रियम से फिल होगा क्या चीज़, हमारे वेंट्रिकल्स, क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। सो जैसे ही ये ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व ओपन होंगे तो एकदम ही सारा ब्लड जो एट्रियम्स में इकट्ठा हुआ था, जैसा कि पहले एट्रियम एक टैंक, एक रेजरवायर के तौर पर एक्ट कर रहा था, तो इतना ब्लड इकट्ठा हुआ था, वो सारा कोशिश करेगा कि वो वेंट्रिकल्स में दाखिल हो और उस कोशिश में ब्लड दाखिल होगा वेंट्रिकल्स में और इस फेज को हम क्या कहेंगे, रैपिड फिलिंग फेज। इसके बाद आएगा हमारा फेज नंबर 7 या फिर आखिरी फेज, जिसे हम कार्डियक साइकिल का आखिरी फेज और रिड्यूस्ड फिलिंग फेज भी कहते हैं। फेज नंबर 6 में एक रैपिड फिलिंग हुई क्योंकि एकदम ही वाल्व खुले प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन जब रैपिड फिलिंग हो गई, ब्लड काफ़ी हद तक वेंट्रिकल्स में दाखिल हो गया, तो फेज नंबर 7 में एक और फेज में हमारा कार्डियक साइकिल दाखिल होता है जिसमें कि रिड्यूस फिलिंग होती है। उस स्पीड से या उतनी तेज़ी से रैपिडली फिलिंग नहीं होती। इस फेज में हमारे एट्रियम से वेंट्रिकल्स में फिलिंग की जो स्पीड है वो कम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, या फिर उसकी जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड की फिलिंग है वो कम है, इसलिए हम इस फेज को क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड फिलिंग। और इसी तरह 80% ऑफ ब्लड बगैर किसी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के हमारे वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाते हैं और ये 7 फेजेस कंप्लीट होने के बाद हमारा कार्डियक साइकिल दोबारा से स्टार्ट होता है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। और क्योंकि इन 2 फेजेस ने 80% ब्लड को वेंट्रिकल्स में दाखिल करवा दिया, चाहे ग्रेविटी की वजह से या जैसे भी किया, उसके लिए हमें स्क्वीजिंग फोर्स या फिर कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रह सहे 20% ब्लड जो हमारे एट्रियम में मौजूद रह गया था उसको हमारे वेंट्रिकल्स में भेजने के लिए हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एट्रियम्स को एक फोर्स लगानी पड़ेगी। सो हमें दोबारा से कार्डियक साइकिल स्टार्ट करना होगा, जिससे का पहला फेज ही यही है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 20% ब्लड वेंट्रिकल्स में दाखिल होगा। ये थे 7 फेजेस हमारे कार्डियक साइकिल के। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे हार्ट में प्रोड्यूस होने वाले साउंड्स S1 S2, वैसे होते तो 4 साउंड्स हैं, S1 S2 S3 S4, लेकिन S1 और S2 कब प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली उन्हीं को ही सुन सकते हैं। हार्ट का साउंड जिसे हम S1 कहते हैं, S1 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड और मिट्रल यानी एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स जब क्लोज होते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर हम बात करें S2 की, जिसे हम डब कहते हैं, और S1 को हम लब कहते हैं, हमारा हार्ट दरअसल यूं साउंड देता है, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, इस तरह करके हमारा हार्ट साउंड देता है। कभी आप अगर स्टेथोस्कोप से समात करने की कोशिश करें तो आप सुन भी सकते हैं। सो हमारे हार्ट का साउंड S2 प्रोड्यूस होता है जब हमारे आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं। और कभी कभार जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, स्पेशली यंग लोगों में, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा रैपिड फिलिंग होती है हमारे वेंट्रिकल्स की, तो हमें एक साउंड सुनाई देता है जिसे हम S3 भी कहते हैं। और इसी तरह हमारे हार्ट का वो साउंड जिसे हम पैथोलॉजिकल साउंड भी कहते हैं, वो हमें तभी सुनाई देता है जब हमारे कोई पैथोलॉजी हो या पैथोलॉजी केस हो, पेशेंट में कोई बीमारी वगैरह हो या कोई मसाइल हो, तो तभी हमें साउंड नंबर 4 यानी कि S4 सुनाई देता है। तो ये था हमारा कार्डियक साइकिल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।